आलस, सुस्ती, काम चोरी। एक बार जिसके अंदर समा जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं सुधार सकती। यह कहानी भी ऐसे ही एक आलसी पति गोपी की है। गोपी एक नंबर का कामचोर और आलसी लड़का था। उसके माता पिता उसके आलस से बहुत ही परेशान थे। सुबह के 11 बज रहे हैं। गोपी, तू अभी तक सो रहा है? चल उठ जा और अपने पिता के साथ काम पर जा। सोने दो ना माँ। मैं ख्वाब में बहुत ही स्वादिष्ट खाने और बहुत सुंदर सा घर देख रहा हूँ जिसका मैं मालिक हूँ। यह सुनकर गोपी की माँ सबिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और पानी से भरा ग्लास उसके मुंह पर गिरा देती है, जिससे गोपी हड़बड़ा कर उठ बैठता है। होश में या होश में बेशर्म सपने देख रहा है। बड़े बड़े और घर में खाने को एक वक्त का खाना भी नहीं है। तो माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें पिताजी गए तो हैं, मजदूरी पे कमा करके आएंगे और हम लोग अच्छे से खाना खाएंगे। और हाँ, मेरी पसंद की वो आलू की सब्जी भी बनाना। तू कब सुधरेगा गोपी? तुझे पता है ना, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। घर का चूल्हा जल सके इसलिए वह बीमारी में भी मजदूरी पर गए हैं। चल जा, तू जा वहाँ पे और उनके हिस्से की मजदूरी तू करके आ जा। अरे मुझसे नहीं होगी ये मजदूरी माँ, पिताजी है ना, वो करेंगे काम। मैं तो बस अच्छे से खाना खाऊंगा, जी भर के सोऊंगा और दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा। ठीक है, अभी कुछ खाने को ला दो, बहुत भूख लगी है, फिर मैं सोऊंगा। इतना बोल गोपी फिर से सो जाता है और सबिता अपना सर पीट लेती है। हे ईश्वर, क्या करूं? मैं इस आलस से भरे बेटे का। इसे ना तो माँ की हालत दिखती है और ना पिता की, और ना ही घर के बिगड़ते हालात की। यह कब छोड़ेगा? अपना आलस यह गोपी का रोज का था। उसके आलस के चर्चे तो पूरे गांव में थे। उसे पूरा गांव समझा समझा कर थक गया था कि जिंदगी में कुछ तो करें, पैसा कमाए। पर उसे सबकी बात एक कान से सुननी और दूसरे कान से निकालनी थी। उसकी चिंता उसकी माता पिता को सताने लगी थी। एक दिन उसके पिता हरीश उससे कहते हैं, बेटा, आज बड़ी दिन बाद बहुत अच्छा काम मिला है। इससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। बस तुझे यह भारी बोरा एक पते पर पहुंचाना है, क्योंकि मेरे कमजोर कंधे इसे उठा नहीं पा रहे हैं। ठीक है पिताजी, आप जाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। हरीश घर से चला जाता है। 2 घंटे बीत जाने पर भी जब गोपी घर से नहीं निकलता तो सबिता चिंतित हो उठती है। बेटा, यह बोरा पहुंचा दे, वरना वह काम तेरे पिता के हाथ से निकल जाएगा। मुझे तेरी मौसी के घर जाना है, वह बहुत बीमार है। तू चिंता ना कर माँ, तू आराम से मौसी के घर जा, मैं पहुंचा दूंगा। बस थोड़ी देर में गोपी ने कई बार उठने का सोचा, पर उसके अंदर भरे आलस ने उसे उठने ना दिया। रात को जब गोपी के माता पिता घर लौटे तो गोपी पर भड़क उठे। तेरा यह आलस हमें बर्बाद करके छोड़ेगा गोपी। तुझे यह बोरा पहुंचाने को कहा था, तेरी वजह से मेरा इतना बड़ा काम चला गया। मैंने सोचा था पिताजी की पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर में फिर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अभी देखो मुझे भूख लगी है, मेरे खाने के लिए कुछ बना दो माँ, तब तक मैं अपने दोस्तों में घूम फिर के आता हूँ। गोपी को माँ बाप के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह घर से बाहर चला जाता है। यह देख उसके माता पिता चिंता में आ गए। सुनिए जी, गोपी इतना बड़ा हो गया है, अभी तक कोई काम काज नहीं करता। यहाँ तक कि घर के काम में भी हाथ नहीं बटाता है। ऐसे कैसे चलेगी? इसकी जिंदगी चिंता तो मुझे भी हो गई है। इसकी उम्र के गांव के सारे लड़के कितने कामयाब हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, और एक ये है कि इसने तो मेरी बेइज्जती करवा के रखी हुई है। आप सही कह रहे हो जी। क्यों ना हम गोपी का विवाह करवा दे। किसी अच्छी लड़की से पत्नी की जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो क्या पता वह अपना यह आलस भूल जाए और एक जिम्मेदार पति बन जाए। यह तो तू सही बोल रही है। मैं आज ही अपने जानने वालों से बात करके गोपी के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढता हूँ और जल्दी से जल्दी इसका विवाह करवा देता हूँ। अब एक यही रास्ता बचा है। यह सोचकर दोनों पति पत्नी की चिंता जैसे थोड़ी हल्की हो गई थी। हरीश ने अपने ही गांव के बगल की एक सुंदर और घरेलू लड़की रिया से गोपी का
विवाह करवा दिया। गोपी, अब तेरी पत्नी घर आ गई है। अब आलस से जिंदगी नहीं बसर होगी, इसलिए अब कल से तू मेरे साथ काम पर चलना, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप मुझे सवेरे उठा देना। अगली सुबह होते ही गोपी की पत्नी रिया उसे उठाने लगती है। सुनिए जी, उठ जाइए, पिताजी ने आपको उठाने को कहा था, काम पर जाना है। अरे यार सोने दो, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती मैं किसी की नहीं सुनता। जा अब यहाँ से। पर 8 बज गए हैं, पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। उठ जाओ, काम करने का तो यही समय है ना। देख रिया, अगर तूने मेरी नींद खराब की ना तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। और रही बात काम की, तो पिताजी है ना, वो काम कर लेंगे। चल जा अब यहाँ से। गोपी की ऐसी हरकतें देख रिया चिंतित हो उठती है और सब आकर अपने ससुर हरीश को बता देती है। तू चिंता ना कर, बहू गोपी मन का बुरा नहीं है, बस आलस से भरा हुआ है। इसे बस खाना, घूमना और सोना पसंद है। काम तो इसने आज तक नहीं किया, इसलिए तो मैंने तेरे से इसका विवाह करवा दिया। अरे तेरी जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही काम करना सीखेगा। लेकिन पिताजी, वो तो विवाह होने पर भी वैसे ही सो रहे हैं, काम पे जाने से मना कर दिया है। एक दिन में या रातों रात कुछ नहीं होता बहू, तू उस पर जोर डाल, उसे समझा, कैसे भी करके उसका आलस निकाल। ठीक है पिताजी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, इनका आलस तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया, पर समय के साथ साथ गोपी का आलस बढ़ता ही गया। एक दिन रिया गोपी से बोली। सुनिए जी, यह मेरा सामान का पर्चा है, इसमें मैंने कुछ सामान लिखा है, वो ला दीजिए। देख मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अपना खर्चा भी बहुत मुश्किल से उठाता हूँ। अरे पिताजी मुश्किल से थोड़े से पैसे देते हैं, इसलिए मैं नहीं ला सकता। पर मैं किससे कहूँगी जी, आपके सेवा। माँ को या पिताजी को बोल दो, वो लाकर दे देंगे। मेरा खर्चा भी वही उठाते हैं, अब तेरा भी वही उठाएंगे। तू एक काम करना, तू आलू के पराठे बहुत ही मजेदार बनाती है, अरे वो बना दे यार, बड़ी भूख लगी है। यह सुन रिया की बर्दाश्त जवाब दे जाती है और वो गुस्से से भड़क उठती है। अगर आपको अपनी पत्नी के खर्चे उठाने ही नहीं थे तो मुझसे शादी क्यों की? आपने ऐसा कब तक चलेगा जी? क्या मैं अपना हर सामान, अपनी हर जरूरत पिताजी से कहूँगी? मेरी शादी आपसे हुई है, पिताजी से नहीं। अरे मेरी शादी भी तो पिताजी ने करवाई है ना, वो भी तो जानते थे कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। चल अब तू ऐसे गुस्सा मत कर, कुछ खाने को बना दे मेरे लिए। अरे बहुत थकान हो रही है। यह सुनकर रिया मन ही मन बड़बड़ा हुए खाना बनाने जाने लगती है। थकान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पत्थर तोड़ कर आए हो। हे ऊपर वाले, यह तो आलसी नंबर 1 है। ऐसे कैसे मेरी जिंदगी चलेगी? कैसे निकालूं इनका आलस? गोपी के माता पिता और उसकी पत्नी उसके आलस से तबाह हो चुके थे। उस दिन गोपी के पिता को काम नहीं मिला और ना ही घर में खाना बना। गोपी घर में आया तो रिया से बोला। आज तो दोस्तों के साथ बहुत मजे किए मैंने। अरे मैं बहुत थक गया हूँ, जा आप जल्दी से खाना बना दें। घर में खाना नहीं है जी, पिताजी की तबीयत आज ठीक नहीं थी, वह फिर भी गए थे। मजदूरी करने पर बीमार होने की वजह से किसी ने मजदूरी नहीं दी। आज यह सब तो ठीक है, पर मैं भूखा नहीं सो सकता। पिताजी कुछ तो इंतजाम करो। अरे किसी से उधार ले लो, पर मुझे खाना चाहिए। हरीश के सब्र की बस ये बर्दाश्त थी, वो गुस्से से चिल्ला उठे। बस बहुत हुआ गोपी, तू कोई छोटा बच्चा नहीं रहा कि अब भूखा नहीं सो सकता। अब मैं तुझे और तेरे आलस को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा, निकल जा मेरे घर से। और हाँ, अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर तो मानो गोपी के होश ही उड़ जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ऐसा मत कीजिए, मैं यही काम करूँगा आपके साथ। ऐसे वादे तू पहले भी मुझसे 100 बार कर चुका है, पर आज तक नहीं निभाया, इसलिए अब तू जा, मेरे घर से निकल जा। प्रिया बहू, जाओ अपने पति को लेकर। ये सुनकर गोपी अपने पिता से बहुत मिन्नत करता है, पर हरीश उसकी एक नहीं सुनता और दोनों को घर से निकाल देता है। उनके जाने के बाद गोपी की माँ कहती है। ये आपने क्या किया जी? कहाँ जाएंगे दोनों? गोपी को तो जानते हो ना। अब पता नहीं रिया बहू का क्या होगा। प्रिया बहू की फिक्र है जी, इसीलिए घर से निकाल आए।
अब यह काम करना सीख जाएगा। अरे खाली पेट इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता, तुम चिंता मत करो। आप सही कह रहे हो जी। इन दोनों बच्चों की रक्षा करें। उधर गोपी और रिया एक रास्ते पर चलने लगते हैं। यह हम कहाँ जा रहे हैं जी? ये बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। कहा था मैंने समय रहते आलस से बाहर निकल जाऊं, काम करना सीख लो, पर आपको सुननी कहाँ होती है मेरी बात। अरे रिया, एक तो खाली पेट मुझसे चला नहीं जा रहा, ऊपर से तुम सुनाए जा रही हो। सोचने भी दोगी कि आगे क्या करना है? सोचना क्या है जी? अब यहाँ आपके पिता नहीं हैं जो हमें खाने को देंगे, इसलिए अब आपको काम करना ही पड़ेगा। अरे तो क्या काम यहाँ पेड़ पर लगा है जो तुरंत कर लूं? पहले मुझे काम ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी तो मैं करूंगा। चल, अभी से ज्यादा दिमाग मत खा और मुझे सोचने दे कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी सोचो जी, खाली पेट अब मुझसे भी चला नहीं जा रहा। वो दोनों थककर एक जगह पर बैठ जाते हैं और वे दोनों आराम करने लगती हैं। तभी गोपी सोचने लगता है, क्या करूं? खुदा, मुझे तो कुछ करना भी नहीं आता, और अगर आता भी तो मैं काम कैसे करूंगा? नहीं नहीं, मुझसे काम नहीं होगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, पर क्या? बहुत सोचने पर उसके दिमाग की बत्ती जली और वो खुश हो गया। हाँ, मिल गया रास्ता। हाँ, हम रिया के घर जाएंगे। मैं इनका जमाई हूँ, मेरी खूब खातिरदारी करेंगे। अरे मजेदार खाना खिलाएंगे, रहने को जगह भी देंगे। रिया भी अपने घर खुशी खुशी रहेगी और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। अरे मजे से रहूंगा ससुराल में। यह सोचकर गोपी रिया से कहता है, अरे रिया, रात होने को आई है, कुछ करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, रात तो होने को है, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। कहाँ जाएंगे हम? मुझसे तो खाली पेट चला भी नहीं जाएगा। मैं तो सही कह रही है, हमारे पास अभी एक ही रास्ता है। इतनी रात में ना काम मिलेगा और ना ही घर और ना ही खाना। हमें तेरे घर जाना पड़ेगा, वो यहाँ से पास ही में तो है ना। ये सुनकर रिया को गुस्सा आ जाता है। अरे तो क्या मैं अपने माता पिता पर बोझ बनूंगी क्या जी? अरे तू मुझे गलत समझ रही है, हम बस वहां पर 1-2 दिन रहेंगे, जब तक मैं खाने रहने और काम का इंतजाम ना कर लूं। अब कहीं ना कहीं तो पनाह लेनी पड़ेगी ना। शायद आप सही कह रहे हो जी। ठीक है, चलते हैं, पर आपको जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। दोनों गोपी की ससुराल पहुंच जाते हैं। रिया अपने माता पिता को सब सच बता देती है। हमें बस कुछ दिन यहाँ रहना है, जैसे ही इनको काम मिलेगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है बेटी, तुम लोग आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में गोपी के सामने खाना आ जाता है, जिसे देख गोपी खुश हो जाता है। अब मैं यहाँ ऐसे ही मजे करूं? हाँ, कितना मजा है आराम करने में। अगले दिन गोपी काम का बहाना करके घूमने फिरने निकल जाता है। शाम गए जब घर आया तो रिया सवाल करती है, कोई काम मिला क्या जी? हमें और कितने दिन रहना होगा यहाँ? नहीं रिया, अपनी तो किस्मत ही खराब चल रही है। आजकल दिन भर धक्के खाने पर भी कोई काम नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए जी, आप मन से मेहनत कर रहे हैं ना, तो काम जरूर मिल जाएगा। आप थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ऐसे ही महीना भर बीत जाता है और गोपी रोजाना झूठ बोल देता था। अब रिया और उसके मायके वालों को गोपी का झूठ समझ आ गया था, जिस पर रिया उस पर भड़क उठती है। मुझे सब पता चल गया है जी, गांव वालों ने बताया है कि आप कोई काम नहीं ढूंढते हैं, बस दिन भर घूमते मस्ती करते फिरते हो। ये सब क्या हो रहा है जी? कब तक हम मेरी माँ और पिताजी पर बोझ बने रहेंगे? चल, अब तुझे पता चल ही गया है तो अब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। मैं तो मजे से आराम करूंगा और यहीं पर रहूंगा, क्योंकि मुझसे तो काम होगा नहीं। गोपी और रिया की बातें रिया के माता पिता सुन लेते हैं, जिसे सुनकर उनका गुस्सा जैसे फूट पड़ता है। हमें लगा था तुम एक अच्छे मेहनती लड़के हो गोपी, इसीलिए हमने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई थी। तुमको इतने दिन अपने घर पर भी रखा, और तुम तो लायक ही नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर पर नजर मत आना। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना, तुम तुरंत निकल जाओ मेरे घर से। गोपी और रिया चुपचाप वहां से चले जाते हैं। रास्ते भर दोनों खामोश थे। अचानक से रिया की तबीयत खराब हो जाती है। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, सर्दी भी लग रही है। अब ऐसे मैं कहाँ लेकर जाऊं तुझे? तुझे तो दवाई की भी जरूरत है।
मैं ठीक हूँ जी, आप जाओ और जाकर मस्तियाँ करो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे चिंता ना करूं? तेरी तू पत्नी है मेरी। मैं आलसी जरूर हूं, पर इंसान बुरा नहीं हूं। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से यहाँ हम जंगल में, सर पे छत भी नहीं है। हे ईश्वर, क्या करूं मैं? यह सुनकर रिया नफरत से कहती है, आज क्यों मेरी चिंता हो रही है? आपकी इस चिंता में भी झूठ मिला हुआ होगा, जैसे आप हर बार झूठ बोलते हैं। सच कहूँ तो शर्म आती है मुझे, आपको अपना पति कहते हुए भी। यह सुनकर आज पहली बार गोपी को बुरा लगा था। ऐसा मत कहो रिया, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने बार बार आपको मौके दिए सुधरने के, समझने के, पर आप नहीं समझे। आपको अपने आलस में रहना है ना, जिंदगी ऐसी ही जीनी है ना, तो जियो। आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं अपने मैके वापस जा रही हूँ, कभी लौट कर नहीं आऊंगी, और आप भी कभी मत आना मेरे पास। यह सुनकर गोपी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरा कसम, ऐसा मत कहो रिया। मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं मन लगाकर काम करूंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ। गोपी रिया को रोकने के लिए बहुत मिन्नतें करता है, पर रिया उसकी एक भी नहीं सुनती और अपने मायके चली जाती है। गोपी वहाँ तना खड़ा रह जाता है। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारे अपनों की जिंदगी में क्या अहमियत होती है और आलस की जिंदगी में कोई जगह नहीं होती। मैं आज से अपने इस आलस को निकाल कर फेंक दूंगा। वह रात गोपी ने वही पेड़ के नीचे गुजारी। सुबह होते ही काम ढूंढने निकल गया। 10 जगह धक्के खाने पर भी जब काम नहीं मिला तो थक हार कर एक सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ जी, मदद कीजिए। मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पर पैसे मैं सिर्फ 100 रुपए ही दूंगा। तुझे चले तो कर ले, वरना रास्ता नाप ले। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कड़ी मेहनत करने के बाद सेठ ने 100 रुपए गोपी के हाथों पर रख दिए, जिन्हें देख गोपी मुस्कुरा उठा। मेरी मेहनत की पहली कमाई, जब रिया यह देखेगी तो खुश हो जाएगी। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। वो तुरंत वो पैसे लेकर रिया के घर जाता है। देखता है रिया बिस्तर पर बीमार पड़ी है। देख रिया, मैं आ गया। आज पहली बार मेरी मेहनत से ये पैसे कमाए मैंने। चल, मैं तुझे डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। यह सुनकर रिया मायूस हो जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ रिया, तू ऐसे क्यों रो रही है? क्या तू अभी भी नाराज है मुझसे? आपने बहुत देर कर दी मुझे समझने में। पिताजी ने मुझे डॉक्टर साहब को दिखाया था। उन्होंने कहा था मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, उसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। पिताजी के पास भी इतना पैसा नहीं है और आप भी पैसे नहीं कमाते, इसलिए अब मेरा बचना नामुमकिन है। यह सुनकर जैसे गोपी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं रिया, ऐसा नहीं हो सकता। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कुछ पल बीत जाने पर गोपी कहता है, तू चिंता ना कर रिया, जितना भी पैसा लगेगा मैं कमाऊं। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। लेकिन कैसे जी? एक तो आप बहुत आलसी हैं, दूसरा आपको काम करना भी नहीं आता। कैसे होगा ये सब? ये तो नामुमकिन है जी। तू चिंता ना कर, कुछ नामुमकिन नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी क्या है और जिंदगी में अपने क्यों होते हैं, ताकि अच्छे बुरे समय में एक दूसरे के साथ रह सके। अब मैं और झूठ नहीं बोलूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और तेरा इलाज करवाऊंगा, ठीक है? मन तो नहीं मानता आप पे भरोसा करने को, क्योंकि आपने पहले ही इतने झूठ बोले हैं। तू सही कह रही है। एक आखिरी बार बस भरोसा कर ले मुझ पर। उसके बाद जैसे गोपी के अंदर का अच्छा इंसान जाग गया था। अगली सुबह होते ही वह काम की तलाश में निकल जाता है और हर किसी से काम मांगने लगता है। सुबह से रात हो जाती है पर कोई काम नहीं मिलता। सुबह से रात हो गई, कोई काम नहीं मिला। ऐसे तो समय निकल जाएगा और कोई काम नहीं मिलेगा। उल्टा मुझे कोई काम भी नहीं आता। मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन भर गोपी काम ढूंढता और रात को उसी पेड़ की छाव में आके सो जाता। ना तो गोपी को कोई काम मिलता है और ना ही कोई तरकीब सूझी है। एक दिन अचानक उसे एक तरकीब सूझी। हाँ, ये सही है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, इनसे कुछ सब्जियां खरीद लेता हूँ
और वह सस्ते दाम पर बेच दूंगा। सस्ता देखेंगे तो लोग मेरे ग्राहक बन जाएंगे और फिर मुझसे ही सब्जियां खरीदेंगे। इससे मैं जल्दी पैसे कमा लूंगा। गोपी ने वैसा ही किया। अपने पास पड़े थोड़े से पैसों से थोड़ी सी सब्जी खरीदी और उनको सस्ते दामों पर बेचकर उन पैसों की ओर सब्जियां खरीद लेता है। ऐसे ही लोग उसकी सब्जी पसंद करने लगे और पूरे गांव में बस गोपी की ही सब्जियां बिकने लगती हैं। ये तो कमाल ही हो गया, पूरा गांव मुझसे ही सब्जी खरीदने लगा है। एक काम करता हूँ, अब फल बेचना भी शुरू कर देता हूँ। धीरे धीरे करके गोपी ने अपना दिमाग लगाकर अपना काम बढ़ाना शुरू कर दिया और इतने पैसे कमा लिए जिससे रिया का इलाज हो सके। वो उन पैसों को लेकर रिया के पास जाता है। देख रिया, मैंने पैसे कमा लिए, अब इनसे तेरा इलाज हो जाएगा और तू ठीक हो जाएगी। अपने पति को ऐसा देख रिया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यह तो कमाल हो गया जी, आपने कर दिखाया है। पर मुझे माफ करना जी, मैंने आपसे बीमारी का झूठ बोला था। झूठ पर क्यों, ऐसा झूठ क्यों बोला तूने? क्योंकि आपके माता पिता ने हर कोशिश की आपका आलस निकालने की। मैंने भी अपनी जान लगा दी। आप यहाँ आ गए तब भी आप नहीं समझे। तब आपको सही रास्ते पर लाने का मेरे पास यही रास्ता बचा था। देखो, मेरी तरकीब कामयाब हो गई, पर मैं आपको झूठ बोलने के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। वैसे तो झूठ बोलना सही नहीं है रिया, पर तेरे एक झूठ ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। चल अपने घर चलते हैं, मेरे माता पिता खुश हो जाएंगे। ठीक है जी। वो दोनों रिया के माता पिता से विदा लेके उस कमाए धन को लेकर गोपी के माता पिता के घर आ जाते हैं और उनको सारी कहानी बता देते हैं, जिसे सुनकर वह खुशी से फूले नहीं समाते। ये तूने कमाल कर दिया रिया बहू। शाबाश, हमारे बेटे को सही रास्ते पर ले आई। तू और गोपी बेटा, आज हमें तुझ पर बहुत नाज है। धन्यवाद पिताजी, मुझे सही रास्ते पर आने में अब बहुत समय लग गया, पर अब मैं समझ गया हूँ। इसलिए पिताजी, आज के बाद आप बस आराम करोगे। आज के बाद सारा काम मैं करूँगा। उसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। अब वह गोपी की सब्जी और फलों की सबसे बड़ी मंडी थी, जिसके बाद वह सब एक आरामदायक आलस से दूर जिंदगी बिताने लगते हैं। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।